हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, है ना, डीएलएड का, है ना, डीएलएड का जो क्वेश्चंस पूछता है वो कहाँ से पूछता है। ठीक है, तो डीएलएड का क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछा जाता है 10th से पूछा जाता है, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं मैथ्स में, है ना, मैथ्स में जो आपका होता है कि 12th से पूछता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ से पूछता है जी, 10th से। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10th से। 10th में या तो आपको कहाँ से पूछ दे जी, रियल नंबर से पूछ दे, वास्तविक संख्या से पूछ दे, है ना, रियल नंबर से पूछ दे। ठीक है, आपको कहाँ से पूछ दे जी, पॉलिनोमियल से पूछ दे, है ना, बहुपद इसको कहते हैं। एकदम बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपको इसका पॉलिनोमियल के गुणनखंड से पूछ दे, लीनियर इक्वेशन से पूछ दे, आपका पूछेगा ही, है ना, लीनियर इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आता है ना। 10th वाले बच्चे को लगा कि ये तो हम लोग पढ़े हैं सिर्फ ये, अगर आप बढ़िया से पढ़े हुए ना 10th वाले बच्चे को, तो डीएलएड का जो आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें निकाल लीजिएगा। तो खैर, तो डीएलएड इस बार ही 2025 से 2027 का ही सेशन रहेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके जगह पर दूसरा होगा, टीईटी हो जाएगा, उसके जगह दूसरा और कुछ निकालना है, तो वहां पे भी ये सब चीजें पढ़ने को मिलता है। तो लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन हो गया। उसके बाद आपका जो हो गया बहुपद द्विघात, है ना, क्वाड्रेटिक से हो गया, क्वाड्रेटिक। तो ये पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक को एक साथ ही लेकर के चलेंगे। उसके बाद आपका जो हो गया एपी से हो गया, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन से, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाता है थोड़ा बहुत, है ना। आपको त्रिभुज से भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते हैं। मेंसुरेशन में आपको आता है ना, मेंसुरेशन से आता है, क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस आता है, जिसमें आपको आयत से आ जाए, वर्ग से आ जाए, गोला से आ जाए, है ना, शंकु छीनक से आ जाए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार इससे, मेंसुरेशन से। ठीक है, आपको हाँ यहाँ से आ जाएगा, सांख्यिकी से आ जाएगा, स्टैटिक्स बोलते हैं इसको, सांख्यिकी। माध्यमादिका बहुलक से संबंध में पूछ देगा आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं बार बार, सांख्यिकी से हो गया, और आपका परसेंटेज से आ जाता है ना क्वेश्चंस, लाभ प्रतिशत हानि से, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ट्रिगो छोड़ के आ रहा है भाई, ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ से भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, 3 नंबर का, याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चंस। तो सबको हम अभी से भी आप देखिएगा, तो आपका जो टाइम बचा हुआ है, कितने दिन बचा हुआ है जी, आपका जो टाइम बचा हुआ है, मान लीजिए अगर एग्जाम होता है 10th वाले बच्चों के लिए, तो 17/5 से एग्जाम है। ठीक है, 17/5 में अगर देखा जाए तो 12-15 चैप्टर है, तो एक से भी अगर लगेंगे ना, एक से भी अगर देखें तो 16 दिन, या अभी से भी लगेंगे तो आपका मैथ्स टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे और सारे सब्जेक्ट करवा देंगे। बशर्ते आपको क्या करना है कि वीडियो को देखते रहना है ना, उसको फुल देखना है, स्किप करके देखिएगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको 17/5 तक हम पूरा, इसके 15/5 तक कोशिश करें पूरा खत्म हो जाए, और आप आराम से एग्जाम जाकर के दीजिएगा। ठीक है, 15/5 तक पूरा खत्म कर देंगे। और आपका जो यहाँ पर हम क्या बोले कि जो 17 यहाँ पर फरवरी में 27/5 से अगर स्टार्ट है आपका डीएलएड का एग्जाम, तो उस दिन तक हम सब कुछ खत्म कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो हम बता दें कि रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को हम कल भी बता चुके थे, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है ना, नहीं तो वो भी वीडियो अपलोड हो जाए तो आज इसका बारे में बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा, बेसिक लेवल से बताएंगे, है ना, शुरुआत नहीं है ना, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस जो कर सके वो नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर से बच्चे निकाल चुके हैं ना, जो टॉपर है, फर्स्ट टाइम यहाँ से जो विजन क्लासेस से, याद रखेगा, विजन क्लासेस फर्स्ट टाइम यहाँ से क्या जी 472 नंबर जो जिला रैंक में लाया था, है ना, फर्स्ट टाइम हम लोग ये चीजें क्लियर करवाए थे। तो आप लोग कहीं घबराने की बात नहीं है, सब कुछ होगा, बशर्ते आप पढ़ते रहिए ध्यान से, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है, अभी से भी बहुत गोल्डन चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नो झंझट।
पहले आप ध्यान दीजिए कि अंक क्या होता है। अंक क्या होता है जी, तो 0 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 7 8 9, यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक जो आपको होते हैं क्या होते हैं जी, अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं जी, अंक होते हैं। और संख्या क्या होता है जी, तो संख्या इन्हीं अंकों को मिलाकर क्या बनाया जाता है जी, नंबर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी, नंबर बनाया जाता है। संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आप कह सकते हैं 7 हो गया, 8 9 10 11, ये सब संख्या। आप 2 8 7, ये भी क्या है जी, संख्या है। इसमें टोटल कितने अंक है जी, तो 3 अंक है। कितने अंक है, 3 अंक है। अर्थात कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंकों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, संख्या बनाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर बोलते हैं 10 अंकों की संख्या होती है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए कि अंक मिलके क्या बनते हैं, संख्या। और यहीं पर जो आपका होता है कि क्या होता है, प्रकीर्त संख्या। क्या होता है, प्रकीर्त संख्या। याद रखिएगा, प्रकीर्त संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर में क्या होता है जी, कि आपको नेचुरल नंबर्स में गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 12, ये सब क्या है जो गिनते हैं। ऐसा कभी नहीं गिनते हैं कि 0 1। गिनने की शुरुआत कहाँ से होती है जी, 1 से ही होती है। तो जो गिनने की प्रक्रिया है ना, उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, जो गिनने की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, संख्या का मतलब प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको n से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर कहते हैं प्रकृत संख्या को। अब देखिए प्रकृत संख्या के बाद आपको जो आता है पूर्ण संख्या पढ़ने के लिए। क्या आता है जी, पूर्ण संख्या पढ़ने के लिए आता है। तो जो पूर्ण संख्या है आपको इसको होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको W से सूचित करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है कि जो आपको गिनती की संख्या है इसी में आप सिर्फ 0 लगा दीजिए। 0 1 2 3, जो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान देनी चीजें हैं ये सब। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि ये सब सहायता करेगा आगे। अब आगे देखिए, आपको जो हमने क्या देखा कि पूर्ण संख्या यहाँ पर देखिए, तो पूर्णांक देख लीजिए, तो है ना, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। इसको जेड से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, आई से भी कहीं कहीं सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है कि जो आप गिन रहे थे संख्या, यहाँ पर 0 से पूर्ण संख्या अगर कहा जाए 0 1 2 3 4 ये सब होता है। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस वाला, -1 -2 -3 होता है। ठीक है, तो ये जो आपको होता है और ये मिलाकर के सबको मिलाकर के मतलब कहा जाता है कि धनात्मक और ऋणात्मक मतलब प्लस और माइनस वाला को मिलाकर क्या बनाया जाता है जी, आपका पूर्णांक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी, पूर्णांक बनाया जाता है। तो इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाता है पॉजिटिव। 0 पर कोई भी प्लस नहीं होता है। आप इसको कैसे ले सकते हैं, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि -2 + 2। आप लोग को इतना ध्यान होगा अगर पढ़े होंगे कि 2 रंग का चिन्ह क्या होता है जी, घटता है। 2 रंग का चिन्ह क्या होता है, घटता है। और तो 0 आ जाएगा दोस्तों, लेकिन चिन्ह 12 के लिए जाता है। तो 12 कौन है, दोनों तो बराबर है, तो चिन्ह किसी का नहीं लेंगे। यही अगर आपका ऐसे याद है कि -3 और -5, यहाँ पर एक रंग का चिन्ह होता है तो क्या होता है, जुट जाता है। तो कितना आ जाता है जी, -5। और अगर -3 और +5 रहे, यहाँ पर क्या है जी, 2 रंग का चिन्ह तो घटेगा, लेकिन 12 का चिन्ह। अब ऐसे ना समझेगा तो इससे समझे कि 5 में से ना घटा है जी, और जेकरा में से घटेगा ओकरे ना चिन्ह वाले आएगा। और चिन्ह प्लस का लिखिए चाहे ना लिखिए, इधर देखिए प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, है ना। एक और क्वेश्चन, -3 और +2, यहाँ पर देखिए घटेगा तो कितना आएगा, 2 रंग का चिन्ह घटेगा। वैसे भी आप बात ध्यान में रखिएगा कि एक रंग का तार माइनस वाला तार जुटेगा, और माइनस प्लस को सटाइएगा तो तितकी भी गएगा, अर्थात नहीं जुटेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर घटेगा तो 3 में से 2 घटा तो कितना हो गया 1, और बड़ा क्या है जी 3 का चिन्ह माइनस। या ऐसे भी ध्यान में रखिए घट किस में से रहा था, 3 में से, तो 3 का ही चिन्ह लेगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह ले आएगा। तो ये सिस्टम आपको यहाँ पर हमने सीखा पूर्णांक के बारे में। थोड़ा सा अगर और यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो आपको यहाँ पर गुणना वाली बात जरूर सीखनी चाहिए कि जैसे एक रंग का चिन्ह हमने कहा जी कि प्लस वाला तार प्लस के साथ जुटेगा, माइनस वाला तार माइनस के साथ जुटेगा।
है ना, ये सब बात है। और आपको यहाँ पर कि प्लस और माइनस अगर दो रंग का चिन्ह रहेगा, पहले माइनस या प्लस ले लीजिए, एक ही बात है, तो यहाँ पर क्या होगा जी, घटेगा। याद रखेगा जेकरा में से हम प्लस वाला जुट के प्लस में, जैसे प्लस वाला तार जुटे तो प्लस वाला रह जाएगा, माइनस वाला तार जुटेगा तो माइनस वाला ही रह जाएगा, है ना। ये तो साइंस की भी बातें है। जैसे +8 +3 लिखिए +11 ही होगा, -3 -8 जुटेगा तो क्या होगा कि -11 ही होगा, है कि ना। एक रंग का चिन्ह जुटेगा और जो तार रहेगा वही तार रह जाएगा, है कि ना। लेकिन यहाँ पर घटता है दो रंग का चिन्ह, जैसे अभी हमने बताया था। अब हम थोड़ा सा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुणा में अगर सीख लेते तो बढ़िया रहता है ना, गुणा में सीख लेते तो बढ़िया रहता। और तेरी चक्रम खेल गया ये, है ना। देखिए इधर आपको यहाँ पर क्या है कि +2 गुने -3 अगर करते हैं ना, तो दो रंग का चिन्ह गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। वैसे भी यहीं से ध्यान रखिए, दो रंग का चिन्ह घट रहा था तो घटाव का चिन्ह माइनस आ जाएगा। और -3 अगर गुना 2 कर रहे हैं फिर भी कौन आएगा जी, माइनस, वो 2 3 6 होगा ना जी, क्या लिख दिए कहिएगा, गुना भी नहीं आ रहा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर भी पहुंचेगा -6। और यहाँ पर देखिए अगर +2 गुने +3 कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रंग का चिन्ह गुना होगा तो प्लस नहीं तो प्लस में रह जाएगा। और -2 गुने -3 कर रहे हैं, एक रंग का चिन्ह गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 3 6, सिंपल ये याद रखेगा कि माइनस गुने माइनस, एक रंग का चिन्ह गुना होगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस गुना माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। दो रंग का चिन्ह गुना कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस। ये बात ध्यान में रखनी चीजें है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेसिक से, तो बेसिक से ही खत्म करेंगे, चाहे टाइम लगे। टाइम लगने क्या बात है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आप देखिए इधर टीलेट वाले बच्चे ध्यान देंगे, है ना। एक बात कहा गया है ना, कि शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने खातिर मैंने सबसे बिगाड़ ली, मैंने तुझसे बनाने खातिर सबसे बिगाड़ ली, अब तो मेरे, है ना, मेरे खातिर या मेरे हक में कोई अब गवाही भी नहीं देगा। याद रखेगा, किसी दूसरे को चक्कर बनाने के चलते अपनी गंवा देते हैं, है ना, फिर वही लोग आपको क्या करेंगे, आपके पक्ष में गवाही तक भी नहीं देंगे। याद रखिएगा, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। चलिए इधर देखिए, अब क्या है कि हमने पूर्णांक सीख लिया। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, आप सीखिए, यहाँ पर सम और विषम सिखा देते हैं। क्या सिखा देते हैं जी, सम और विषम। सम याद रखिएगा, जो 2 से कटे, 2 से क्या होगा जी, कटेगा, जो 2 से कटेगा उसे क्या कहेंगे, सम। तो पक्का है कि जो 2 से ना कटे, जो 2 से कट गया तो सम, जो 2 से ना कटे वो कौन हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो 2 से कटता कौन है जी, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे। याद रखिएगा, एकदम सिंपल तरीका से सिखाएंगे, याद रखिएगा, जिसके लास्ट में, है ना, कहा जी, लास्ट को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, अंत में, है ना। जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक क्या हो जी, 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो क्या होगा, सम होगा। और जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 रहे, वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब बढ़िया, हम कहने की बात नहीं कर रहे, आप देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 फिर 21, लास्ट में देखिए तो फिर वही आ रहा है, 1 3 5 7 9 फिर 1, है ना। तो जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 रहे वो क्या होगा, विषम। विषम का मतलब होता है जो 2 से न कटे। तो ऐसा नहीं है कि जो 2 से न कटे वो पक्का है कि 3 से कट ही जाएगा, नहीं, वो तो अलग बात है कि किससे कटेगा। लेकिन 2 से न कटेगा कौन होगा, जबकि लास्ट में ये संख्या रहेगा। अब किसी संख्या को ऐसे भागा करना है, 2 से काट दोगे, 2 बरा है 24, है ना, और 2 चौका 8, सॉरी 2 चौका 8, 124 बार में। लेकिन अगर यही दे देंगे 5 3 7, है ना, अब कहिएगा कि 200 तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक सम संख्या है ही नहीं, 0 2 4 6 8 है ही नहीं, तो नहीं कटेगा। तो 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कटे का नियम क्या है जी,
3 से कटे का नियम, तो अंकों का योग याद रखेगा। 3 से कटे का नियम कौन है जी? अंकों का योग। जोड़िए अंकों को, अगर अंक को जोड़ के अगर 3 से भागा करे, अगर वो कट गया ना जी, तो आप कहिएगा कि पूरा संख्या कौन सी जगह कट जाएगा। तो जोड़िए, तो 5 3 8 7 15 है ना, जोड़ के देखे तो कितना हो गया 15। अब 15 देखिए तो 3 से कटता है कि 5 बार में, तो ये भी कट जाएगा। 5 3 7 में 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एक बारी में 2 बचा, 3 7 21 है ना, कितना बचा जी? 3 7 21, 2 बचा, 3 9 27, 179 है कि नहीं? इस तरह से कट जाएगा। तो 3 से कटे का नियम यही है कि अंकों को जोड़िए, अगर वो कट गया अंक को जोड़ तो आपका पूरा संख्या कट जाएगा। और 5 से कटे का नियम है जी, तो लास्ट में 5 0 रहे, 5 और 0 रहे 5 से, क्योंकि 5 का पहाड़ा में आप पढ़िएगा तो 5 10 15 20 आपका 0 या तो 5 आएगा, है कि ना। तो 5 से कटे का नियम है। ज्यादातर आप मत देखिए, हमको खत्म भी करना है। तो सम विषम ये ध्यान रखिए। हाँ, सम का यहाँ पे एक रूप पूछ देता है ना। क्या करता है जी कि सम का रूप पूछ देता है कि सम का जो रूप होता है वो किस रूप में होता है जी? 2n, जहां पर n कुछ भी हो जाए। n कहने का मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या होगा जी? नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या भाई 2 के जगह पे 1 रखिए, पहुंच रहा है 2, एक n के जगह पर 2 रखिए, 2 दूनी 4, सम ही तो आएगा, है ना। 2 से अगर किसी भी संख्या में गुना कर दीजिएगा वो सम हो जाएगा, या तो वो विषम रहे, है ना। अब देखिए तो आप विषम का जो रूप होता है, अच्छा अगर हम पूछ दे कहीं पर कि 6n सम है कि नहीं? बिल्कुल है जी, एकदम पूछोगे क्वेश्चन है, पूछता है कि नहीं लिखित में सम है कि नहीं। तो 6n देखिए, 6n को हम लोग 6n ना लिख करके यहाँ पर 2 गुने 3n लिख सकते हैं कि ना। ये कुछ भी रहे भाई, 2 से गुना हो रहा है ना, 2 से जब जैसे गुना आ जाएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 रह जाए तो क्या हो जाएगा? सम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह सम हो जाएगा। 8n दे दिए, 10n दे दिए, जेकरा में देखिए 2 छुपल है, 2 पचे 10 कटेगा, है ना, 2 पचे 10 कटेगा। ये तो भाई कुछ भी दे, है ना, उससे मतलब नहीं है। तो सम संख्या के यही रूप होना चाहिए कि जिसके आगे कौची रहे जी? गुना में 2 रहे, 2 ना दिखाई दे तो 2 के रूप में तोड़ दीजिए, है कि ना। तो ये सम का रूप हो गया। और विषम क्या है भाई? तो विषम का रूप कुछ नहीं है। आप क्या करिए कि अगर हमने क्या कहा कि 16 सम है, तो 16 में अगर हम कह दिए कि 1 जोड़ दो तब विषम ही आएगा। 16 में से 1 घटा लो तो 15 आएगा। दोनों कौची है जी? विषम है। क्या है? विषम है, ठीक है। तो सम में 1 जोड़ दीजिए या तो 1 घटा लीजिए, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सम में विषम जोड़िएगा। क्या होगा जी? सम में विषम जोड़िएगा तो क्या आएगा जी? विषम ही आएगा। जैसे देखिए सम में विषम जोड़ना है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि जी 2n सम है, एक में विषम जोड़िए, 1 जोड़िए फिर भी विषम आएगा। 2n में कौची जोड़िए? 3 जोड़िए, कौची आएगा? विषम आएगा। 2n में कौची जोड़िए? 5 जोड़िए, कौची आ जाएगा? विषम। या तो 6n सम ही है, एक में कौची जोड़िए? 3 जोड़िए, कौची आ जाएगा? विषम आएगा, है ना। तो अगर आप सम में कुछ विषम जोड़ते हैं तो क्या आएगा? विषम ही आएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि विषम का जो रूप इस तरह से होता है। तो हमने सम विषम का रूप देख लिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फिक्स है, ठीक है। चलिए देखिए, आज पढ़ाने का तो हिम्मत नहीं किया क्योंकि काफी थके हुए थे, है ना, तबीयत भी ठीक नहीं था, लेकिन क्या करें, है ना, आप लोग का परीक्षा है ना, इस चलते पढ़ाना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि अभी सो रहे होंगे, ठीक है, सोइए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है, लेकिन पढ़ने याद रखिएगा, कम सोने से कोई आदमी मर नहीं जाता है, याद रखिएगा, कोई आदमी मर नहीं जाता है ना। जिंदा रहने के लिए 4 घंटा भी 5 घंटा जरूरी है। वो अलग बात है कि स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटा 10 घंटा, क्या जो 8 घंटा सोता है वो स्वस्थ ही रहता है क्या? 4 घंटा जो देखिए तो भाई 4 घंटा सोए हैं, क्या स्वस्थ दिखने की क्या जरूरत है भाई? आपको यहाँ पर जयमाल को थोड़े जाना है कि भाई एकदम स्वस्थ दिखना है, एकदम लगना चाहिए कि भाई आप दुल्हे राजा बने हुए हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है यहाँ पर, है ना। आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए याद रखिएगा बाबू, है ना, कि समय के साथ अगर आप कुछ नहीं बन पाइएगा ना तो लोग आपका कुछ भी नहीं करेगा। याद रखिएगा, समाज में लोग आपको पूछते हैं, आपके पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं, याद रखिएगा। लड़कों का तो जाहिर सी बात है कि उनको वैल्यू तभी दी जाती है कि वो कमाते हैं तब। आप कितना भी हैंडसम रहिएगा
आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, याद रखेगा। आपकी वैल्यू आपके समाज में आपके पैसों से, आपकी मेहनत से मिलता है। तो चलिए, आप लोग उतना समझदार हैं, बताते हैं कि सम विषम अगर हमने जान लिया तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और जान लीजिए कि अभाज्य और भाज्य क्या होता है। अभाज्य और कौन चीज, भाज्य। अभाज्य क्या होता है कि जो संख्या क्या होते हैं कि एक को छोड़ दीजिए, दोनों में से एक को कोचिज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, एक को कोचिज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। प्रकृति में से हम लोग दोनों भाग को बांटते हैं। एक को छोड़ दीजिएगा तो दो है ना, बहुत सारी संख्या बचेगा। लेकिन अभाज्य का मतलब होता है, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब कट जाएगा, जो दूसरा से नहीं कटे, है ना। 2 ले लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, है ना, 11, 13, 17, 19, 23, 29, है ना, 31, 37, ये सब क्या है जी, आपका अभाज्य संख्या है। जो एक और अपने आप के अलावा, अभाज्य में क्या होता है जी, एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे किसी से न कटे, याद रखिएगा, किसी से न कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। आप देख लीजिए, दो किसी से कटता है क्या, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 देख लीजिए, 1 से कटेगा और किससे कटेगा जी, 3 से, है ना। तो जो खुद से कटे, है ना, या तो किससे कटे जी, 1 से कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछ दे, कभी कभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक बताइए ना भाज्य अभाज्य, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य होने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए जी, 2 अपवर्त होने चाहिए, 2 गुणनखंड। लेकिन एक का तो 1 से ही कटता है, फिर एक लिखेगा तो फिर एक तो बहुत सारा लिखा जाएगा। तो जिसका केवल क्या होता है जी, 2, जिसका कम से कम 2 अपवर्त होगा अभाज्य, लेकिन एक का तो सिंगल खुद ही है, इसलिए एक ना तो भाज्य में लिया जाएगा और ना अभाज्य में। क्योंकि भाज्य होने के लिए 1 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे आप ले लीजिए 4 खुद से भी कटता है और दूसरों से कटेगा, याद रखिएगा। 1 से कटता है, 2 से कटता है और कौन से 4 से कटता है ना। 6 ले लीजिए, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। एक और बात यहाँ पर आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी, 2 होता है। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और कौची है जी, अभाज्य है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या देखिएगा वो क्या होते हैं जी, विषम होते हैं, याद रखिएगा। जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, विषम होते हैं। इसमें आ सकता है विषम और सम दोनों आएगा, है ना। ये देखिए कौचे जी, सम है। एक के बाद देखिए 8 भी सम है, लेकिन 9 कौचे जी, विषम है। लेकिन भाज्य भी 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से भी कटता है। 8, 1, 2, है ना, 1, 2, 4 और 8 से। जेकरा एगो से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। एक आता है सअभाज्य, क्या जी, सअभाज्य, है ना। क्या आता है जी, सअभाज्य। सअभाज्य क्या होते हैं कि वैसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन क्या हो जी, मतलब जिसमें सिर्फ एक मिले, एक के अलावा और कॉमन गुणनखंड न मिले। जैसे आप ले लीजिए 15 और 17, 15 और 17 में एक के अलावा कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, सअभाज्य, क्योंकि दोनों में तो एक ही मिलेगा, है ना। तो ये भी कहा जाता है कि सअभाज्य होने के लिए 2 संख्याओं का मस 1 होगा, जिसका मस 1 होगा वो सअभाज्य होगा। इतना ध्यान में रखिए, दूसरे का उल्टा। सअभाज्य के लिए 1 के अलावा कुछ भी गुणनखंड न मिले, याद रखिएगा। 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड, 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड न हो, 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड न हो, उसे क्या कहेंगे जी, सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखिए आगे, यहाँ पर सअभाज्य संख्या हो गया। अब आगे देखिए आप, सअभाज्य देखिए हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा परिमेय जान लीजिए, है ना। परिमेय जानने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम की बात कर ले, है ना। एलसीएम और एचसीएफ की, एलसीएम और कौन सी जी, एचसीएफ की, ठीक है।
एलसीएम क्या होता है कि अगर हम दे दें कि 15 और 18 का, 15 और 18 का कौशी ज्ञात कीजिए जी, एलसीएम और 18, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 15 को क्या करिएगा, सबसे पहले 3 गुना आपको तोड़ना है, तो 3 गुना कौची आ गया 5। 18 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3 गुना कौची आ गया 3, है ना। अगर आप एचसीएफ निकालते हैं 15 और 18 का, तो आप देखिए तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो इस तरह से रख लीजिए 15 और 18। एचसीएफ में क्या कीजिएगा कि 15 को तोड़ना है, तो आप हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एचसीएफ जब निकालना है तो कॉमन देखना है। क्या देखना है जी, कॉमन। तो कॉमन देखिए क्या मिल रहा है जी, 3 मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी मिल रहा है। ये खैर आपको नहीं करना है ना, ये 3 ऐसे नहीं करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 दोनों में है, लेकिन 3 कम पावर ले लेना है, तो कम इसमें है तो वही ले लेंगे, 3 ले लिए। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो कॉमन नहीं मिल रहा। याद रखिएगा कि एचसीएफ में जो कॉमन मिले उसी को लेते हैं, और जो कॉमन मिले उसको नहीं लेते हैं। और कॉमन मिले भी तो कौन चीज कम पावर लगे, इतना ध्यान में रखिएगा। तो 3 मिला बस, और कुछ नहीं मिला, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एलसीएम में क्या करेंगे कि 2 है समय नहीं है तो ये लीजिए, 3 है समय तो लीजिए लेकिन ज्यादा पावर वाला, 5 है समय नहीं है तो ये लीजिए। एलसीएम में मिले या ना मिले सबको लेना है, लेकिन जो मिलेगा उसमें ज्यादा पावर वाला, दोनों में देख लीजिएगा। और 2 के 2, 3 के स्क्वायर 9, आई 5, 2 9 18, 18 5 90, 18 5 90 आ गया। अब एक चीज हम आप लोग को दिखाते हैं क्या, कि अगर हम कहें कि 15 गुने 18 कीजिए, 15 गुने 18, और का साथ में क्या कह रही है कि एलसीएम ऑफ, पहले एचसीएफ लिखे थे, अगर एचसीएफ लिख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 15 और 18 गुने एलसीएम ऑफ 15 और 18। तो 15 18 में अगर गुना करिएगा तो देखिए तो कैसे होता है जी, है ना, 18 15 से, तो 18 5 90, और ये 18 कितना हो गया जी 270 आ गया। कितना आ गया जी 270 आ गया। इधर एलसीएफ कितना है था 3 था, ये 90 था, 9 3 27, दोनों देखे तो बराबर आ गए। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसा, उसके मसा और उसके लसा के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, उसके मसा और उसके लसा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अगर हम मान लें कि यह ए है और ई बी है, और एचसीएफ दे दिए किसका जी, ए और बी का, है ना, अब गुने एलसीएम ऑफ कौची जी ए और बी का। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि आपको एक संख्या दे दे, यहाँ पर संख्या दे देगा, है ना, संख्या आपको न दे, हाँ संख्या अगर मान ली कि दे दिया कि ए गुना बी, ऐसे कह दिया कि यहाँ पर 15 दे रहे हैं, कौची दे रहे हैं जी 15 दे रहे हैं वो संख्या, ठीक है। और दूसरी संख्या निकालना है, जबकि एचसीएफ मसा दे रहा था 3 दे रहा था, और लसा कितना दे रहा था जी 90 दे रहा था, कौची दे रहा था 90। या तो ये भी ना कह के कह देगा कि लसा और मसा का गुणनफल कितना है जी 270 है, तो अब भाई डायरेक्टली बी है कि बी, और भागा कर दीजिए 270 में कितना से 15 से, तो 15 एक बारी में कितना बचा 12, और 15 से 12 में भागा कर दिया जाए तो कितना बार में आ जाएगा 18 बार में, है ना। यहाँ पर देखिए 270 में 15 से भागा करिए एक बार में लगा तो कितना आ गया, घटाइएगा तो 7 में से 2 घटा तो 7 में से 5 घटा 2, 2 में से घटा तो 1, और 15 8 20 से, है ना 120, है ना, तो 18 आ गया। ऐसे पूछ देगा, या तो कभी एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, दोनों संख्या दे ले रहेगा, और आपको ये पूछ देगा, तो यहीं से यही सूत्र को बिठाइएगा, सिंपली बन जाएगा, याद रखिए। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं कि यहाँ से तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही, तो आपको ये 2 नंबर में भी 10th क्लास में क्वेश्चन पूछता है कि इसी विधि से आपको क्या करना है जी ज्ञात कर लेना है। इस विधि से, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनफल विधि। यूक्लिड विभाजन, अच्छा हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी क्वेश्चन पूछता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, वो भी खैर सबको जानना जरूरी है, चाहे वो डीएलएड के हो या तो 10th क्लास के बच्चे हो। तो क्या होता है कि अगर हम क्या करें जी कि 18 में अगर भागा करें 3 से, किससे करें जी
तो 3 6 के 18 कट के कौचे आ गया 0 आ गया, कौचे आ गया जी 0, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 3 और कौचे जी 6 आपका कौचे हो जाएगा 18 के गुणनखंड हो जाएगा जब शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है कि अगर हम ऐसा एक दे दें कि 3 में अगर 13 से भागा करें तो 3 चौका 12 घाटा तो 1, तो अगर शेषफल कुछ बच जाए तो क्या कह सकते हैं कि 3 और 4 गुणनखंड है 13 का, नहीं कह सकते हैं। तो हम ये भी अगर कह सकते हैं कि 13 को 13 न लेकर के 3 गुना 4 प्लस 1 करेंगे। अच्छा एक और यहाँ सब्जेक्टिव आता है कि एक जो है वो क्या है जी कि 3 से आपका कौचे है बड़ा है, छोटा है, कौचे जी छोटा है ना। और आपका क्या है कि यहाँ पर है ना, ये चीज नहीं है, ऐसे नहीं, इसको 3 को क्या देखिए 1 को है ना, 1 कौचे 0 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, लेकिन 3 से कौचे छोटा आ रहा है। यहाँ पर जो 0 है 0 के बराबर आ गया है कि ना, और यहाँ पर 3 से लेकिन कौचे छोटा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि जो आपको r यहाँ पर अगर मान के चले कि a है, ये कौची है b है, ये q है और ये r है, तो 13a बराबर b q प्लस r। तो जो r होता है, r होता क्या है जी 0 से बड़ा या तो बराबर होता है, देखिए कभी बड़ा हो जाएगा या तो कुछ हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ से इससे ये वाला, लेकिन हमेशा जो आपका है 20 से कुछ होगा छोटा होगा। 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो जाएगा, लेकिन इससे हमेशा क्या होगा छोटा होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए अगर 5 से अगर 13 भागा कर दे, 5 एक बार में लगा दीजिए, अगर घटाए तो 8, बड़ा तो आ गया भाई। शेषफल जो था 8 जो है बड़ा आ गया 5 से, तो गलत ना है देख, 5 दूनी 10, 2 बारी में लगता है, ये गलत है, अर्थात ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। अब देखिए यही काम करता है आपको यहाँ पर कि आपको 54 36 और 54 का पूछ देगा, 36 एवं 54 का मस्सा पूछ देगा किस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 36 और 54 में बड़ा कौन है जी 54 बड़ा है ना। तो आप क्या कर लीजिए कि इसको मान लीजिए a बराबर 54 और b बराबर कौन मान लीजिएगा 36, और सूत्र तो आप लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या पढ़े कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां पर r का मान होता है 0 से 12 या तो बराबर होता है, लेकिन 20 से कौच तो छोटा आता है। और जब यही 0 के बराबर हो जाएगा तो कौच हो जाएगा जी मौसा निकल जाएगा, याद रखिएगा। तो आप क्या करिए कि a का मान है 54 रख दीजिए, b का मान है 36, ऐसा कौच रखिएगा। तो ऐसे भागा करिए जी 54 में कितना से 36 से एक बारे में लगा, कितना बच गया थी 14 में से 6 गया तो 8 और ये 1, तो 36 गुने 1 प्लस 18 बराबर है ना, प्लस यहाँ पर देखिए r 0 के बराबर नहीं है। अब कि हम 36 को तोड़ेंगे तो 36 को तोड़े तो कितना आ जाएगा जी 18 दूनी 36 खत्म है, 18 गुने 2 अब प्लस कुछ 0, यहाँ r को चाहिए 0 लिखिए जाएगा कि चूंकि अंतिम भाजक 18 ही है जो 36 एवं 54 को पूर्णतः कौचे करता है जी विभाजित करता है, पूर्णतः कौचे करता है विभाजित करता है। इसलिए 36 एवं 54 का, इसलिए 36 एवं 54 का मस्सा क्या हो जाएगा जी 18 होगा। ठीक है, ये जो रूल लिख रहे इतना लिखिएगा, बस 2 नंबर आपको दे देगा, फिक्स है, आपको याद रखिएगा। ऐसे पूछ देगा, यहाँ पर डाटा भले चेंज कर देगा, बनाना ऐसे ही है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर पूछ देगा। अभी भाजक गुणनखंड से सीख लिए। अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे परिमेय अपरिमेय के बारे में। देखिए परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होता है, जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए या तो P बटा Q के रूप में हो,
5/3 7/4 -3/, है ना, -3/4 -1 को भी लिख सकते हैं -1/1 p/q के रूप में लिखा गया। -5 इस सब को चाहिए परिमेय संख्या, जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है। और इसमें ले लो रूट वाला, √3 √5 √25 अगर लोगे तो इसका तो 5 निकल जाएगा, और 5 तो 5/1 लिख दो, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा अगर कोई पूछ दे कि √3/√2, ये भी तो p/q के रूप में लिखा है, लेकिन ये नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो यहाँ पर बात आता है कि जो परिमेय का जो दशमलव रूप होता है, परिमेय का दशमलव रूप, तो पहले हम थोड़ा सा ये चीज सीखते हैं कि अगर 5/3 है तो भागा करोगे तो कट ही जाएगा, कहीं ना कहीं कटेगा या तो नहीं कटेगा। चलिए देख लीजिए, 5 में 3 से भागा करोगे तो कई बारी में, एक बारी में घटाओगे 2 0, है ना, 3 छक्के 18 घटा तो 2 0, 3 छक्के 18 घटा तो 2 0, 3 छक्के 18, ये चीज है। आप देखिए कौची आ गया जी 0 पॉइंट, है ना, 5/3 को हमने लिखा 0.6666, इसको 0.6 पर रेकरिंग लिख दीजिएगा। क्या 0 के साथ यहाँ पर क्या है 1.6666 है, इसको 1.6 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप रेकरिंग वाला आ रहा है, इसको बोलते हैं जब न कटे, इसको बोलते हैं अशांत। अशांत में एक ही चीज बार बार आवे थे तो आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्ती। और कभी कभी क्या होगा कि 3 में 5 से भागा करिए तो भाई 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 कट जाएगा ना, 6×25 ये कट गया तो अर्थात हो गया शांत। तो परिमेय का दो रूप हो गया, कौची जी, या तो शांत होके या तो कौची होके जी अशांत आवर्ती होके। क्या होके? अशांत आवर्ती। लेकिन अपरिमेय का जो रूप होता है किसका जी? अपरिमेय का, है ना, याद रखेगा कि अपरिमेय का जो रूप होता है, जैसे हमने लिया कि √3 √5 ये सब, तो ये सब वर्गमूल में नहीं कटता है। ये सब का जो वैल्यू मान लेंगे, अगर हमको अगर कोई संख्या अगर इस तरह से दे दे कि 1.23 1 है 0 1 है 0 0 1 है 0 0 0 1 है, तो ये कट नहीं रहा है। या तो 1.257 3 2 7 9 6 कुछ भी दे दे, ऐसे पता नहीं चलना कि आगे वाला आने वाला क्या है ना। तो आप कहिए कि जब ना पता चले कौची आएगा तो अशांत अनावर्ती है। कौची है जी? अशांत अनावर्ती। और जब अनावर्ती होगा तो वह क्या हो जाएगा जी? अपरिमेय हो जाएगा। तो इसीलिए रूट का जो दशमलव कहीं नहीं कटता, ये सब वर्गमूल निकल भी नहीं करता है, तो शून्य में अनंत तक जाता है। ठीक है, अब है कि शांत किसका होगा, बिना भाग देला बताना। तो अभी हमने देखा था कि अगर 3 में 5 से भागा काटा तो 0.6 आ गया, शांत हो गया। यहाँ पर 5/3 आया तो यहाँ पर हो गया अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया? आवर्ती, रेकरिंग वाला। तो जिसके बट्टा में 5 रहे, है ना, या तो कोची रहे 2 रहे, या तो दोनों साथ रहे, 5 × 2 कर लो, ये सब कोची होगा जी? शांत होगा। तो याद रखेगा जिस संख्या के बट्टा में 5 रहे 2 रहे, या तो 5 और 2 दोनों के रूप में रहे। ऐसे भी कह सकते हैं कि p/2 के पावर m × 5 के पावर n रहे, या तो सिर्फ कौची रहे जी 2 रहे, या तो कौची रहे जी 5 रहे, तब ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बिना भागा देले बताइएगा कि बताइए कि 13 में 5 से भागा करेंगे तो कट जाएगा। याद रखिएगा 13 में 2 से भागा करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 13 में 3 से भागा करिएगा तो कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो कौची आ जाएगा जी? अशांत अनावर्ती आएगा। कि आवर्ती? अनावर्ती तो अपरिमेय में आएगा, या आवर्ती आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से परिमेय में शांत अशांत पूछ देता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको पूछ देता है कि 5.2 रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में बदलिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हमने सीखा कि शांत अशांत क्या है ना। हम बोले हैं कि रेकरिंग को बदलने के लिए सिखा रहे हैं। तो देखिए आपको जैसे 5.3 रेकरिंग अगर दे ले रहे हैं,
अगर आपको इसको p/q के रूप में चेंज करने के लिए कहा है तो आपको क्या कर लेना है कि x बराबर 5.3 रेकरिंग मान लेना है और x बराबर क्या करना है कि 5.3333 रखिएगा। रेकरिंग का मतलब है कि दशमलव के बाद एक ही चीज बार बार है। अब इस चीज को अगर दशमलव के बाद सिर्फ रेकरिंग वाला रहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और अगला स्टेप क्या करना है कि जो दशमलव है रेकरिंग के बाद तो रेकरिंग के बाद भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 10 से गुना। याद रखिएगा दशमलव इस तरफ जाएगा, अगर हमको 5.327 है, अगर दशमलव यहाँ पर भेजना है 3 के बाद तो कितना से गुना करिए, 10 से। कितना से गुना करिए, 10 से, तो आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर 2 के बाद भेजना है तो कितना से गुना करिए जी, एकड़ में 100 से गुना करिए तो 5.32 यहाँ पर आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 532 मतलब उधर जितना जाना है। तो अब क्या करें कि रेकरिंग के बाद दशमलव जाते हैं, रेकरिंग के बाद जाए लगे एक अंक चाहिए तो एक अंक के लिए मतलब एक पे एक 0, दोनों तरफ 10 से गुना करिएगा तो 10x, इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा और बाकी 3 चलेगा, है ना। अब कहिएगा कि 3 को था 2 को लिखिए 3 को लिखिए क्योंकि 3 ही तो है। इसको इक्वेशन सेकंड। अब क्या करिए कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा लीजिए तो 10x, इधर को चीजिए x बराबर इधर 53.333 और इधर 3.333। याद रखिएगा कि दशमलव के सामने दशमलव रखिएगा तब घट पाएगा, है ना। चलिए देखिए इधर घटाएगा तो 0 0 0 आ जाएगा, इधर 3 में से 3 घटा तो 0, 5 के 5, है ना। और 10x में से 1 घट गया तो 9x, तो x बराबर कितना आ गया जी, 50 भागे कौची आ गया 9 आ गया। यही आपका कौची हो गया जी, p/q के रूप में लिखा गया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट्स में भी आप बना सकते हैं, है ना। क्या करिएगा कि आपको जो सब लिख देना है, क्या करना है, टोटल संख्या लिख देना है। अब क्या करना है आपको क्या करना है कि रेकरिंग के बाद, है ना, क्या करना है जी, रेकरिंग के बाद वाला अंक कौची है 3 है तो सिर्फ 3 को घटा लीजिए, है ना। और बट्टा में क्या करना है तो 10 के पावर रेकरिंग वाला देखिए कितना है जी, 1 है ना। दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला क्या अंक है, एक अंक नहीं है मतलब 0 है, ठीक है। तो 53 में से 3 घटा तो 50, 10 के 10 और 10 के पावर 0 का वैल्यू 1 तो 50 बटा कितना आ गया 9 आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए रेकरिंग वाला हमने सीखा। अब यहाँ पर √3 कौन है जी, अपर में है। अपर में सेम अपर में गुना करिएगा तो 3 आ जाएगा। याद रखिएगा कैसे आता है, तो रूट जब हटाइएगा तो पावर 1/2 आता है और एक पावर 1/2। और आप लोग को पता होगा कि जब गुना में आधार मिलता है तो घात जुटता है कि ना, पढ़े है ना। तो आधा जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, किसी के पावर 1 लिखिए या मत लिखिए कुछ हो जाएगा जी, 1 ही रहेगा ना। और याद रखिए किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। याद रखिए कैसे होता है, सिर्फ 1 ये आपको दिखा ही देते हैं। देखिए 0 को 0 न लिख करके, हाँ आप यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 1 है। आधार मिलता है तो घात घटता है। क्या होता है, घात घटता है। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 0। तो हम यही कमा कर रहे हैं कि 3 के पावर अगर 0 है तो 1 - 1 कर लेंगे और 1 - 1 मतलब ऐसे कर लेंगे और इसको 3/3 कर लेंगे और काट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही उल्टा कर दिए बस, क्या है ना। तो किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। एक और बात है कि अगर 5 में 0 में 5 से भाग करेगा तो 0 आएगा, लेकिन 5 में 0 से भाग करेगा तो अनडिफाइंड आता है ना, अपरिभाषित जिसको कहते हैं। कैलकुलेशन कीजिएगा तो अनडिफाइंड लिख देता है। याद रखिएगा भागा लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूछ देता है। तो खैर लगभग में आपका यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से आपका क्वेश्चंस खत्म हो गया है ना। आपको जो ऑब्जेक्टिव है ना, डीएलएड का हो गया या 10th का, हम कल इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अब देखिए हम चाह रहे थे कि कहीं मतलब वीडियो में सबको कवर कर दे, इसमें रियल नंबर्स, मतलब उसमें क्या हो सकता है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग बोरिंग हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पहला चैप्टर पर है उसका वीडियो अलग रहेगा, सेकंड चैप्टर का अलग वीडियो रहेगा। तो अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, जो कि अब आप अगले वीडियो में इसको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको उसके नीचे ही या आपके जस्ट वहीं पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप मारिएगा कि 10th का क्वेश्चंस है ना मैथ्स का, या तो आप मारिएगा कि डीएलएड है ना, डीएलएड प्रैक्टिस मैथ्स है ना, डीएलएड प्रैक्टिस मैथ अगर लिखिएगा तो आपको टोटल आ जाएंगे है ना, आदित्य सर का मारिएगा आपको टोटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है बताते हैं बहुपद स्टार्ट करने से पहले कि परमेकारी गुणांक क्या होता है ना, परमेकारी गुणांक यहाँ से कभी कभी पूछ देता है। तो अगर आपको पूछ दे कि 1/√2 को परमेय करना है तो भाई √2 से ये तो हर परमेयकरण हो गया, खैर हर एक ही चीज से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा है ना। इसको हर परमेयकरण बोलते हैं। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि 1/5 + √3 है तो इसको परमेय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला के परमेय बनाने लगे, हर का परमेय बनाने लगे, आप इसके जस्ट अपोजिट से गुना कर दीजिए है ना, 5 - √3 से। तो ऊपर गुना कीजिएगा तो 5 - √3 ही रह जाएगा, और नीचे देखिए एक सूत्र आ जाएगा a + b और a - b, a + b एक बारी जोड़िए एक बारी घटाइए है ना, सूत्र लग जाता है a² - b²। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर और -√3 के स्क्वायर, 5 - √3 और 5 के स्क्वायर 25 और √3 के स्क्वायर 3, कितना आ गया जी 5 - √3 भागे कितना आ गया 22। नीचे देखिए परमेय बन गया, क्या बन गया परमेय, यही परमेयकरण हो गया, क्या हो गया परमेयकरण। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि √5 के परमेयकारी गुना, तो परमेय बनाने लगे √5 से गुना कर दो, कुछ आ गया जी 5 बन गया, या तो 3√2 का पूछ देगा 3√2 का, तो भाई इसमें आप √2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, में से गुना करिए 2, 3 दूनी 6 परमेय बन गया। या तो कभी कभी पूछ देगा कि √10 का परमेयकारी गुणांक बताइए, या तो पूछ देगा 8 का, किसका √8 के, तो √8 को तोड़िएगा तो देखिए तो 4 × 2, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, और √2 चाहिए तो भाई इसको परमेय बना ले √2 से गुना कर दीजिए तो 2 × 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इस तरह से परमेयकारी गुणांक पूछ देता है। ठीक है, आपको लगभग ये खत्म हो गया। हम कल इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, 10th और डीएलएड दोनों को एक साथ लेकर के चले, क्योंकि हम बता दिए पहले दोनों का सेम सिलेबस है एग्जाम में। ठीक है, हाँ यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव पूछेंगे 10th में, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो इसलिए अब हम कल सेट प्रैक्टिस करेंगे 10th और 12th को दोनों को एक साथ लेकर के। आप देखिएगा कि 10th और 12th दोनों का सिलेबस 10th है और कोचिजी डीएलएड दोनों का सिलेबस मैथ्स में ऑब्जेक्टिव सेम मिल रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इस वीडियो के जस्ट बाद आप पॉलिनोमियल देखिए है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत है ना। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा करके, बस इतना ही दिन आपको क्या है जी पढ़ना है। चलिए जय हिंद जय भारत।